हेलो एवरीवन, वेव क्लासेस मसूरी में आपका स्वागत है। हम लोग 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैट का पढ़ाई कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन चल रहा है। आगे हम लोग को आज तीसरा केस डिस्कस करना है। अगर आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि फाइनाइट लेंथ रॉड के कारण हमको जनरल पॉइंट पे निकालना बाकी है। तो अपना काम हम करेंगे। आप ऐसा करो कि जो ये वीडियो हम डाल रहे हैं इसको थोड़ा आप शेयर कीजिए। शेयरिंग जब तक नहीं होगा ऑनलाइन में जो टीचर का डेवलपमेंट है वो तो उतना नहीं हो पाएगा, और वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है। इनिशियली आपको थोड़ा सपोर्ट करना होता है, क्योंकि एकदम से अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया है तो सबको जितना बच्चा इंटरेक्टेड है वही उसको वीडियो को फीडबैक दे सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर जहाँ पे कमी आप दीजिएगा तो हम आगे सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसको शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए कि आपको समझ आ रहा है कितना आ रहा है। और जितना बच्चा देखते हैं सबका कमेंट आए तो फीडबैक हमारा बढ़ेगा कि 100 बच्चा अगर देख रहा है उसमें 100 अगर कमेंट करता है तो 100 का रिस्पांस हमको पता चल गया कि किसमें क्या कमी है, किसको कितना समझ में आ रहा है। उसके हिसाब से जो सुधार का चांस बनेगा उसको करने का कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि जो हिंदी मीडियम जहाँ पे हमारा संस्थान चल रहा है वेव क्लासेस मसूरी में, यहाँ पे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ज़्यादा है। हिंदी मीडियम का यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा है। तो हिंदी मीडियम अभी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और वीडियो में उतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं है, केवल डेरिवेशन चल रहा है। तो डेरिवेशन में इंग्लिश के नाम पे क्या हुआ, 1 से 2 लाइन लिखना होता है, तो उसको आप सीख सकते हो। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसको आप समझ सकते हैं वीडियो देखिए कि क्या क्या समझाया जाता है। और बाकी नोट्स के लिए मैंने आपको एक नंबर दिया था, आप स्टार्टिंग में जाके देख सकते हैं या चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो उस नंबर पे आपको अगर हमें मैसेज कीजिएगा तो हम आपको उसका PDF प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, जिस लेवल का तैयारी करना चाहता हो, आपको बताए थे कि इसमें 11th का वीडियो आने वाला है, जल्दी आएगा। 11th का, 12th का और JEE और मेडिकल, और छोटा मोटा और एग्जाम, इसका एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल। कल हम लोग का एक टीचर के बीच में मीटिंग चलने वाला है, उसके बाद ये डिसाइड होगा। इस पे जनरल कंपटीशन के लिए भी टीचर हमारे पास हैं जो सीरियल क्वालिफाइड हैं। बहुत सारे हमारे से जो बच्चे पढ़ते हैं एडमिटेड है वो उनको जानते भी हैं, तो वो भी बताएंगे कि क्या चलेगा या नहीं चलेगा, तो आगे पता चलेगा। फिलहाल इतना तो चल रहा है। तो इससे रिलेटेड जो भी बच्चे हैं, और यहाँ पे अगर लोअर क्लास का बात किया जाए तो 9th और 10th तो चल ही रहा है। तो इतना से एकेडमिक से रिलेटेड 9 to 12 चल रहा है, JEE और मेडिकल चल रहा है, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल। इससे रिलेटेड कोई भी बच्चा हो हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट, तो इलेक्ट्रोस्टैट ऐसा नहीं कि केवल 12 में आ रहा है। आप अगर इलेक्ट्रोस्टैट हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका भी सिलेबस है, इसका भी सिलेबस है, इसका भी सिलेबस है और इसका भी सिलेबस है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ से आएगा। तो जितना आपको बेसिक पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए। बाद में जब चैप्टर खत्म होगा तो हम बताएंगे कि किसको कितना पढ़ना चाहिए। अभी आप पूरा नॉलेज ले सकते हैं। जो पैरामेडिकल इंटर लेवल पे कर रहे हैं वो भी पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो JEE का एग्जाम दे रहे हैं या मेडिकल वो भी पूरा कर सकते हैं। तो आपको जीरो से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रख के इसको देखिए। अगर आपको ये सही लगता है तो इसको थोड़ा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। और जहाँ तक बात है 11th का, तो 11th के लिए बात के लिए हम अलग से एक वीडियो इस पर अपलोड करेंगे कि 11th में कैसे शुरू होगा, क्या शुरू होगा। क्योंकि बहुत सारे गाँव के बच्चे हैं तो उनके लिए इंग्लिश मीडियम स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो कोशिश किया जाएगा कि दोनों मिक्स करके पढ़ाया जाए। तो 11th के भी बच्चे जो आपसे कांटेक्ट में हैं उनको बताइएगा कि वेब क्लासेस का अभी जो वीडियो चल रहा है, पॉलिटेक्निक का जो बहुत सारे बच्चे फॉर्म डाले होंगे, तो उसके लिए आप ये वीडियो को देख भी सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट जो पहला है, या मैथ का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, सबका वीडियो अभी जल्दी से आएगा। एक बैग से परिवर्तन हुआ है तो थोड़ा तो स्लोली चलना पड़ेगा, तो हम लोग चल रहे हैं। तो फिलहाल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं, इसको से पढ़ के हमें अच्छे से समझ आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को बताइए। तो चलिए आगे का टॉपिक शुरू करते हैं आज का। कमेंट जरूर कर कीजिए ताकि हमारा फीडबैक मिलता रहे कि ऑनलाइन में चल क्या रहा है। कुछ पता चलेगा आपके फीडबैक से कि सही चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको सोल्व आउट किया जाएगा। देखिए केस 3 को हम डिस्कस करते हैं आज। फिगर्स को समझ लीजिएगा, फिगर्स में ही सब कुछ होता है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू uniformly charged
फाइनाइट लेंथ रॉड एट इट्स जनरल पॉइंट, एट इट्स जनरल पॉइंट। मतलब समझिएगा क्या पूछ रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, किसके कारण, ड्यू टू का मतलब कारण, किसके कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब निश्चित लंबाई, निश्चित लंबाई का एक रॉड है, जो पिछले दो केस में हम डिस्कस किए वही रॉड लेना है, लेकिन पॉइंट बदल गया। पहला पॉइंट क्या था, एक्सियल, दूसरा क्या था, इक्वाटोरियल, अब तीसरा में क्या रहा, जनरल। जनरल का मतलब हम पॉइंट कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक फाइनाइट लेंथ का रॉड लेते हैं, जैसे लिया जाता था, इसका लेंथ माना जाता था, इसका लेंथ कितना सपोज करते थे, एल है, टोटल चार्ज कितना मानते थे, क्यू है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप एक समान इसमें बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अलोंग द लेंथ हम काम कर रहे हैं इसलिए बीच में दिखा रहे हैं। ऐसे ये मेटल रॉड है, तो मेटल रॉड रहेगा तो चार्ज बाहर में रहेगा, तो हम फिलहाल क्या ले रहे हैं कि इसमें मोटाई है ही नहीं, इसको लेंथ के अकॉर्डिंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसको हम लैम्डा बोलते थे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, यही चार्ज बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लैम्डा कंसीडर कर रहे हैं, तो चार्ज को अंदर दिखाएं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें निकालना कहाँ पे है, तो जनरल पॉइंट, तो जनरल पॉइंट को चूज कीजिए। अगर यहाँ पे हम पॉइंट ले ये वाला लाइन पे, तो ये एक्सियल होता था, अगर इसके ठीक परपेंडिकुलर प्लेन में ले तो ये इक्वाटोरियल होता था, तो जनरल मान लो यहाँ पे होगा, या कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं ले लो, केवल इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इस प्लेन पे नहीं होना चाहिए, इस प्लेन पे नहीं होना चाहिए, तो हम उसको जनरल बोल सकते हैं। जनरल में तो सब शामिल होगा, तो ये स्पेशल कंडीशन है, एक एक्सियल पॉइंट पे निकाल लीजिए, एक इक्वाटोरियल पे निकाल लीजिए, और जनरल में तो दोनों का शामिल हो जाएगा ना, जनरल में सबका रिजल्ट आने वाला है, तो जनरल पॉइंट पे हम निकालने का कोशिश करते हैं, आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना, एक जनरल पॉइंट चूज कर लेना, मान लो यही जनरल पॉइंट है, क्या ये इक्वाटोरियल है, तो आपको देख के पता चल रहा है कि नहीं, ये इक्वल इक्वल में डिवाइड नहीं कर रहा है, तो अगर ये परपेंडिकुलर तो है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन क्या हम इसको इक्वाटोरियल पॉइंट बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसको इक्वल डिवीजन नहीं कर पा रहा है। तो इस पॉइंट का जहाँ पे निकालना है जनरल पॉइंट, इसको नाम दे सकते हैं, चलिए दोनों में से कोई नहीं है तो जनरल है, इस पॉइंट का नाम फिर से क्या दे दो, पी, ठीक है। अब ये पूरा रॉड की वजह से निकालना है, तो कैसे निकालें, जिस पॉइंट पे हम ये पॉइंट यहाँ पे रॉड से मैच हुआ है, मिला है, उस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं ओ, ठीक है, वो नाम लिए। अब ये पूरा रॉड के कारण निकालना है, तो अब अगर ऐसे पहले के जैसा निकालोगे, इधर एलिमेंट ले ले, इधर एलिमेंट ले ले, टोटल यहाँ पे नेट निकाल देंगे, तो आप फंसोगे, क्यों, क्योंकि पहले वाला केस आप देखिए कि ऐसे लिए थे, समझिएगा, बहुत आराम आराम से सीखने का चीज़ है, जल्दी जल्दी में कीजिएगा तो फिर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिगर समझना, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल दिखना चाहिए कि क्या चल रहा है, तो आप इसको सॉल्व आराम से करोगे। तो पिछला केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछला केस में क्या लिए थे कि अगर ये इक्वाटोरियल पॉइंट है, ठीक है, अगर ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसको बोले थे L/2 है और इसको बोले थे L/2 है, तो इधर से अगर एलिमेंट लेंगे तो इसके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया था, और जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस पे अगर एलिमेंट यहाँ पे लेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया था। अब देखिए जो भी एलिमेंट है, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे एलिमेंट बनेगा, तो इतना ही डिस्टेंस पे फिर इधर बनेगा, तो जितना इधर एलिमेंट बनेगा उतना इधर एलिमेंट बन रहा है, ठीक है, दोनों का इक्वल है। अगर इक्वल है तो जितना भी एंगल यहाँ से देखें, यहाँ से एंगल कुछ होगा, यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा 1 हो जाएगा, तो एंगल चेंज कर रहा है, लेकिन फिर इधर भी आएंगे तो थीटा 1 आएगा ना, तो जो ये वाला कंपोनेंट था ये हर एलिमेंट का कैंसिल आउट होगा, ये वाला कैंसिल आउट किए थे, तो एक का नहीं सबका होता था। लेकिन यहाँ पे बताइए कि अगर हम इधर एलिमेंट लें और इधर एलिमेंट लें तो क्या सब जगह कैंसिल आउट होगा, तो नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका लेंथ और इसका लेंथ में तो अंतर है, अगर लेंथ में डिफरेंस है तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। कैंसिल आउट कब होगा, जब यहाँ पे साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल, अगर थीटा इक्वल नहीं रहेगा तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल होने का पॉसिबिलिटी एक आध बार बनेगा कि यहाँ पे एलिमेंट ले ये डिस्टेंस और इधर से एलिमेंट ले ये डिस्टेंस, यहाँ पे कैंसिल होगा, बाकी सब जगह तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमको वेरिएशन लेना है, जो रॉड को कंसीडर करना है, वो इस तरह से हम लेंथ के टर्म में नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो वो सोल्व नहीं होगा। तो इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, तो इसका साइज अब एंगुलर कंसीडर करना पड़ेगा। एंगुलर का मतलब आप सर्कुलर मोशन में पढ़े थे, किसी भी बॉडी का कुछ एंगुलर साइज होता है, एंगुलर साइज का मतलब कितना एंगल वो बना रहा है किसी भी पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं एंगुलर साइज। जैसे देखिए सबसे पहले जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, इस पॉइंट को इसके दोनों एंड से कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करते हैं, यहां से एक डॉटेड लाइन बनाइए और इसको इस पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, और यहां से एक डॉटेड लाइन बनाइए, इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये पूरा रॉड इस पॉइंट पे जितना टोटल एंगल सबटेंड कर रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये रॉड का एंगुलर साइज हुआ।
ये पूरा रॉड पॉइंट पे जितना टोटल एंगल सबटेंड किया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये पूरा रॉड का क्या है, एंगुलर साइज है। ठीक है, आर्क में पढ़े थे ना कि अगर पूरा सर्कल है तो यहाँ पे 360 है, अगर यहाँ से हम डिवाइड कर दे या हाफ सर्कल ले तो 180 होता था। तो ये रॉड यहाँ पे जितना अभी दोनों एंड से अगर मिलाने के बाद जितना एंगल सबटेंड किया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगुलर साइड। अब यहाँ पे साइज इसका वेरी कराना है, इस पॉइंट की इस तरफ लेना है, इंटीग्रेशन करना है, इस पॉइंट की इस तरफ करना है। तो ऐसा कीजिए कि दोनों को अलग अलग एंगल्स का नाम दे दीजिए। मान लेते हैं कि ये वाला जो लाइन है इसका नाम दे दो ए और बी। तो जो बी एंड का जो लाइन है, मान लीजिए कि यहां से इस परपेंडिकुलर लाइन तक कुछ θ2 एंगल बना रहा है, और ये वाला लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन से कुछ θ1 बना रहा है। डायरेक्शन देख लीजिएगा, ये वाला लाइन का डायरेक्शन इधर है, यानी कि एंगल किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं θ2 जो क्या है, नेगेटिव है। और इस एंगल को देखिएगा तो इधर से इस जो एंड है, ए वाला एंड है, एंड से ए से किधर जा रहे हैं, तो ये एंड से हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं। अब ये जो टोटल वेरिएशन है, अगर हमको लिमिट पुट करना होगा तो कैसे पुट करेंगे, देखिए तो ऐसे तो लिमिट होना चाहिए θ1 प्लस θ2, तो टोटल एंगल कवर हो गया। अब लिमिट में कैसे पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट में कौन आएगा, नेगेटिव वाला। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में बस लिमिट पर समझा रहे हैं आपको कैसे पुट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -θ2 टू प्लस θ1। ठीक है, अब घटा के देख लीजिए पूरा कवर हो रहा है कि नहीं है। तो θ1 माइनस लोअर लिमिट कितना, -θ2, तो -θ2 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया θ1 प्लस θ2, पूरा रोड कवर हो गया कि नहीं। तो इस केस में हमको इस तरह से सोचना पड़ेगा, तब ये जाके फॉर्मूला सॉल्व होगा। तो ये तो एक नया कॉन्सेप्ट था, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर फाइनाइट लेंथ रॉड के कारण अगर जनरल पॉइंट पे हमको निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो ये पॉइंट कंसीडर करते हैं, उसके बाद दोनों एंड को वहां से मिला के यहाँ से एंगल सबटेंड इसका निकाल लेते हैं। जो एंगल निकल के आता है उसी को हम लिमिट बनाएंगे और इसी से पूरा रॉड को कवर करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कीजिए, सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि रॉड तो पॉइंट चार्ज है नहीं। अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो ये एक्सटेंडेड बॉडी है, और एक्सटेंडेड बॉडी के कारण क्या हमको डायरेक्टली रिजल्ट निकालना आता है, तो नहीं आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कट करो, एलिमेंट के वजह से निकालो, और वैसा वैसा एलिमेंट जितना बनेगा सबको ऐड करो। हमारा बेसिक तो यही है, तो बेसिक के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं, जहां मर्जी है आपका कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ कंडीशन नहीं है। तो मेरा मन करता है कि यहाँ पे कट किए, कट कर लिए। मान लो इसका विड्थ कितना है, dx, इसमें चार्ज कितना होगा, dq, और इसके वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट को हमको यहाँ से मिलाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि जो O पॉइंट दिए थे, इस एलिमेंट का डिस्टेंस यहाँ से x है, और ये वाला जो डिस्टेंस है पॉइंट का डिस्टेंस मान लेते हैं r है। तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा ये कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √x² प्लस r²। कोई दिक्कत, फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या बोले कि यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर किए, O पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे, x पे, और यहाँ पे जो एलिमेंट बना, अब यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो यहाँ से डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ से इसको मिला दिए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो इधर भी 90 होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, हाइपोटेनस है। अगर इसको x मार रहे, इसको r मार रहे, तो कितना होगा, √x² प्लस r²। और जहाँ पे निकालना होता है वहाँ पे क्या रखते थे, टेस्ट चार्ज। अब बताओ इसमें चार्ज कितना है, dq। अब dq के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान है, कैसे निकलेगा, तो यहाँ से एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, d। अब बात आता है कि इसका अगर इधर एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, अगर एलिमेंट यही इधर आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। तो बताइए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो रिजल्टेंट कहाँ जा रहा था, ऊपर। ठीक है, अभी देखिए कैसे रिजल्टेंट लेना है। तो इस वर्टिकल लाइन को थोड़ा ऊपर बढ़ाइए। ठीक है, एक इधर एलिमेंट मान लेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा ना, जो पिछला केस में किए थे, जो इक्वल साइड था, तो वहां पे तो कैंसिल आउट हो गया था, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए ये वाला एंगल, जो ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट वाला जो लाइन है, ये लाइन को हम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। मान लीजिए कि एलिमेंट यहाँ से जो ये वर्टिकल लाइन है, इस लाइन से कुछ एंगल बनाया है। ठीक है, मान लेते इस एंगल का नाम है थीटा। ठीक है, इस एंगल का नाम वैल्यू क्या देते हैं, थीटा। ये एंगल थीटा बनाया। अब इसका अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल से ये तो स्ट्रेट लाइन जाएगा ना, एकदम सीधा सीधा निकलेगा, और इसका वैल्यू कितना है, d। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब यहाँ से इसका हम कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, तो कंपोनेंट क्या होगा, इसका कंपोनेंट अगर लेंगे तो ये वाला हो जाएगा d cos थीटा, और ये कंपोनेंट पे आएंगे तो आएगा d sin थीटा। अब कैंसिल तो होना नहीं है, अगर इसके वजह से निकालेंगे
तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। आप देखो इमेजिनेशन कर लेते हैं, इधर अगर एलिमेंट इधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जिसको डी बोलेंगे। यहाँ से भी एंगल लेना पड़ेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा। लेकिन बताइए ये वाला तो ऐड होगा ही होगा डी cos थीटा, और ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? तो नहीं, एंगल सबका क्या है? इक्वल नहीं है। तो अगर एंगल इक्वल नहीं है, एंगल इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल नहीं है। यहाँ से डिस्टेंस कुछ है, यहाँ से डिस्टेंस कुछ है, तो अगर इक्वल एंगल नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट दोनों डायरेक्शन में जाने वाला है। ये वो एक्स के डायरेक्शन में भी जाएगा। अब ये वाला ज्यादा होगा तो इधर होगा, अगर ये वाला ज्यादा होगा तो इधर होगा। तो ज्यादा रॉड किधर है? इधर। तो मैक्सिमम हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैक्सिमम इधर जाएगा। तो इधर भी होगा और ऊपर में भी होगा, इधर भी होगा, लेकिन रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इधर, क्योंकि एक फोर्स इधर है मान लो और एक फोर्स इधर है। इधर 8 न्यूटन का है और इधर 6 न्यूटन का है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? इधर जाएगा 2 न्यूटन का। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि नेट एक इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा उस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट देगा। इसको हम बोल सकते हैं डी वाई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट। और इसको क्या बोल सकते हैं? डी एक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। और दोनों डायरेक्शन में हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो दोनों का हमको रिजल्ट मिल के आएगा। ठीक है, तो ये फिगर आपको देखिए कि क्लियर है कि नहीं है। 2 मिनट देखिए इसको जूम करके, फिर आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए, तब इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं कि एक्स के डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा और वाई के डायरेक्शन में कितना आएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी, मतलब पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम निकाल रहे हैं। नेट, यहाँ पे नेट भी लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स के डायरेक्शन निकाल। एक्स का डायरेक्शन ये वाला होता है, तो एक्स के डायरेक्शन में नेट हमको कौन देगा? डी साइन थीटा। आपको यहाँ फिर से सोचना है कि पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कौन दे रहा है? डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। तो एक्स के डायरेक्शन में ये देगा और वाई के डायरेक्शन में ये देगा, क्योंकि इधर से भी आएगा ना, तो इधर वाला कैंसिल आउट करना पड़ेगा हमको। तो हम यहाँ से एक्स के डायरेक्शन में पहले बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। ई एक्स से इसको डिनोट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो क्या लिखना पड़ेगा? डी इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो माइनस, देखिए कौन सा, ये क्लॉकवाइज था, तो माइनस थीटा 2 टू प्लस थीटा 1 हो गया। अब इसको बस सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ई एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे? माइनस थीटा 2 टू प्लस थीटा 1। डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो के डी क्यू अब बाई एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकालेंगे? तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी कौन है? एक्स। तो क्या लिखेंगे? एक्स और डिवाइड बाई एच कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर। तो ये हो गया इनटू क्या है? बस यही ना है। अब यहाँ से डी क्यू का वैल्यू पुट करेंगे, तो डी क्यू का वैल्यू तो आप जानते थे कितना होता था? क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। क्यू बाई एल को लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं। तो फिगर को हम रफ कर सकते हैं, फिगर आपके पास है, आप पॉज करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, अगर डाउट हो तो हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ऐसे हम मेरे हिसाब से तो क्लियर जो एक एक चीज़ को हम कर दिए कि कैसे कैसे कर रहे हैं, आप देख के कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए ई एक्स का वैल्यू कितना आएगा? के डी क्यू का वैल्यू कितना बोले? क्यू डिवाइड बाई एल इंटू डी एक्स था, डी एक्स। और यहाँ पे एक्स भी है ना, तो यहाँ पे एक्स पहले लिख लो, एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और नीचे में क्या आएगा? एल आ गया। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ 3/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। क्लियर? जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकालिए। तो के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, एल कांस्टेंट। एक्स कांस्टेंट है क्या? तो एक्स वैरी करेगा, वो एलिमेंट का डिस्टेंस था, तो एक्स तो बदलेगा। तो के क्यू डिवाइड बाई एल, अंदर में क्या बचा? एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, अब ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, लिमिट क्या था? माइनस थीटा 2 टू प्लस थीटा 1। तो जैसे लिमिट पुट करना है करते रहेंगे। अब बाकी जो बचा हुआ है अभी क्या है? इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो बन जाएगा। कैसे बनाना है इसको? तो फिर से वही सब्स्टिट्यूशन, x इक्वल टू आर टेन थीटा ले लीजिए। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करो, x किसका फंक्शन है? थीटा का, तो थीटा के टर्म में
तो आर टेन का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी थीटा होता है ना, तो डी थीटा यहाँ से गुना कर दिए तो यहाँ से खत्म हो गया, तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, तो ये एक्स का वैल्यू कितना होगा। देखिए इंटीग्रेशन बार बार एक ही तरह का यूज होगा, इसलिए अगर एक बार आप सीख जाओगे तो बाकी में आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बार बार लंबा होगा, एक बार आपका सीखने का जरूरत है। कल भी यही टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व किया गया था, आज भी यही है, तो कल वाला आपको क्लियर है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी। तो देखिए क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाई एल, इंटीग्रेशन के अंदर एक्स का वैल्यू आर टेन थीटा इंटू डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू भी पुट कर लीजिए, तो डी एक्स का वैल्यू कितना है आर सेक स्क्वायर थीटा, तो इंटू आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के पावर 3/2। कल का वीडियो आप देखिए, कुछ नहीं किया गया, एक्स का वैल्यू पुट करो, ठीक है। आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये नहीं होगा, उसका पावर कितना 3/2, तो लिख दिए। अब इसके आगे बढ़िए, जो सीखना जो चाहता है बच्चा उसको देख के आराम से सीख सकता है। इससे बेहतर आप देख लेना यूट्यूब पे भी कि बहुत सारा वीडियो है, लेकिन क्या इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मिलता है कहीं, अगर मिलता है तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो जितना हम छोटा छोटा चीज़ को क्लियर करके आपको बता रहे हैं, बाकी वीडियो में उतना एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं होता है। आप किसी का भी वीडियो देख सकते हैं, बड़ा से बड़ा टीचर का, तो आपको हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो से एक एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। तो आप सीखेगा तभी मेरा वीडियो बनाना सफल होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए के क्यू डिवाइडेड बाई एल, देखिए यहाँ से आर स्क्वायर खत्म। यहाँ पे पहले देख लेना, ऐसे मत काटो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए एक लाइन और लिख देते हैं, एक स्टेप अभी रहने देते हैं इसको, एक स्टेप अगला में काटेंगे। तो क्या हो जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ऊपर भी ये रहेगा, नीचे में क्या है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा आर क्यू सेक क्यू थीटा। अब कटो, तो आर स्क्वायर खत्म, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म, जो बचा लिख दो। तो एक्स का वैल्यू क्या बचा के क्यू डिवाइडेड बाई एल, इंटीग्रेशन के अंदर टेन ऊपर बच रहा है, टेन थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे में क्या बच रहा है, तो एक आर था, आर तो कांस्टेंट, आर को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, नीचे में क्या बचेगा सेक थीटा, ठीक है। अब ये बेसिक फॉर्मूला आप लगा लो, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, दोनों का वैल्यू पुट करो। तो ये सॉल्व करने के लिए जस्ट इसको तोड़ रहे हो ताकि इजी फॉर्म में आ जाए, तो के क्यू डिवाइडेड बाई एल आर, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखना पड़ेगा हमको, टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सेक का 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इससे कॉस खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा ई एक्स बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई एल आर, इंटीग्रेशन के अंदर साइन थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट कितना था माइनस थीटा टू प्लस थीटा 1, लिमिट बाकी में छूट गया तो आप पुट कर लेना, ठीक है। ऐसे लिमिट तो बदल रहा नहीं है, तो हम बाकी में नहीं लिखे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं लिखाएगा, लिखा सकता है, यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो एकदम बिल्कुल आसान आ गया, सुंदर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता है, इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट कर लेना है बस। तो देखिए बस 2 स्टेप और है, वीडियो लंबा जा रहा है, ऐसा है देखो, इसको अगर बताना हो तो हम 5 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना धीरे धीरे बताने का वजह बस यही है कि आप एक एक स्टेप को क्लियरली समझ के इसको सीख लेना, ताकि कभी भूल ना सको। ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ा दें तो हम ही समझेंगे, आपको समझ में कमी आएगा। तो देखिए एक्स बराबर क्या है के क्यू डिवाइडेड बाई एल आर, और साइन का इंटीग्रेशन सोचो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ठीक है, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है ना। तो जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, तो अगर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, इंटीग्रेशन। अगर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से पुट कर देते हैं, ये सब तो बेसिक है, आपको आता होगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, सॉरी इंटीग्रेशन तो हो गया ना, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए लिमिट माइनस थीटा टू प्लस थीटा 1, बस वैल्यू पुट करना है। तो ये बराबर क्या लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई एल आर,
माइनस कॉस थीटा 1, माइनस कॉस थीटा 1, अपर लिमिट पुट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस फॉर्मूला में है और यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, नेगेटिव में पॉजिटिव होता है तो कॉस माइनस थीटा भी पुट करेंगे तो कॉस थीटा होगा, यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे कॉस थीटा 2। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, अगर इसको हम लैम्डा में बदलना चाहते हैं तो क्यू बाई एल को लैम्डा बोला जाता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, इंटू में क्या लिखेंगे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आपका फाइनल रिजल्ट है एक्स के डायरेक्शन में। दोनों इसको अब ये बता रहे हैं, पहले एक्स में बताया गया, अगला क्या निकालना है, एक वाई के डायरेक्शन में। अब दोनों से आपको दिखाया जाएगा कि इसमें इक्वाटोरियल और एक्सियल भी शामिल है, तो कैसे शामिल है, क्योंकि जनरल पॉइंट पे तो सब शामिल होना चाहिए ना, तो वो भी शामिल है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए ये सब बिहार बोर्ड के हिसाब से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सही में कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं जैसे जेई और मेडिकल, उनके लिए ये सब डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए तो 5 को गेस करके बता दिया जाएगा, उतना में आपको काम हो जाएगा कि यही आएगा, लेकिन आप इसको सीख लो तो याद करने का जरूरत ही नहीं है, थोड़ा मेहनत ऐसा करो कि वो नेचुरल बन जाए। तो अगर आप इसको सीख के काम करोगे ना तो बोर्ड फील आसान लगेगा, और जब आसान लगता है तो पढ़ने में मजा आता है। इसलिए बोर्ड के स्टूडेंट हो या कंपटीशन के, आप इसको तैयारी इस लेवल पे कीजिए कि कहीं भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन में अगर बात किया जाए तो किसका डिफरेंस होता है, तो कॉन्सेप्ट तो दोनों के सिलेबस में, ऐसे सिलेबस में तो पूरा तो पढ़ना चाहिए 12th वालों को भी, लेकिन इस समय क्या है न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो ये ज़्यादा न्यूमेरिकल पड़ता है, बोर्ड में उतना न्यूमेरिकल आता नहीं है, तो ये न्यूमेरिकली के लिए कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है, अर्थमेटिकल 5 नंबर में तो प्रूफ करने के लिए आएगा ही आएगा। तो कुल मिला के बात क्या है कि जो भी स्टूडेंट है 12th के हो या कंपटीशन के हो, आप इसको इंटरेस्ट बना के इसको कीजिए ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। सिलेबस दोनों का सेम होता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है, और ज़्यादा अंतर जो पड़ता है में कंपटीशन में वो न्यूमेरिकल्स का पड़ता है। तो न्यूमेरिकल्स आप जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको देखिए, सॉल्व कीजिए 1 से 2 बार, कॉन्सेप्ट क्लियर लगे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।